हेलो एवरीवन, सोलर विद दिस साइड योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर। तो गाइस देखो, आज हम करने वाले हैं इक्विवेलेंट मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम समझने वाले हैं आखिर ये इक्विवेलेंट मास होता क्या है। देखो, इक्विवेलेंट मास एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें सारे बच्चों को डाउट रहता है, मैक्सिमम बच्चों को ये समझ ही नहीं आता। रट के हम फॉर्मूला क्वेश्चन तो कर लेते हैं वो सिंपल सिंपल वाले, लेकिन फिर टफ क्वेश्चंस पे फंस जाते हैं और आखिर में इसे समझ नहीं पाते यार ये क्या है। जैसे हम मोल समझ लेते हैं ना, मोल क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है। लेकिन हम यहाँ इक्विवेलेंट मास नहीं समझ पाते। तो हम आज समझेंगे कि इक्विवेलेंट मास होता क्या है। आज मैं आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा, अच्छा आपको फील होगा इक्विवेलेंट मास क्या होता है, और इसके फॉर्मूलाज वगैरह हम सब देखेंगे आज। देखो, सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर हमारे पास एक मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन था तो उसको हम मोल से तो सॉल्व कर सकते थे, तो उसमें आखिरकार हमें इक्विवेलेंट मास का ज़रूरत क्यों पड़ा। मैं इक्विवेलेंट मास को EQ.MASS शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा अभी, ठीक है। और हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये दो सवाल है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल को सबसे पहले आंसर करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें इसकी। तो इस क्यों को समझने के लिए हम देखेंगे कि होता क्या है गाइस, कि जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, MA, एक रिएक्शन ले रहा हूँ मैं, NB गिविंग अस PC प्लस QD। इस क्वेश्चन में AB रिएक्टेंट है, C और D प्रोडक्ट है। वहीं आपका क्या है, जो आपको ये स्मॉल m दिख रहा या ये स्मॉल n दिख रहा या स्मॉल p या स्मॉल q दिख रहा, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C और कैपिटल D के साथ रेस्पेक्टिवली ये लगे हुए हैं, ये इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब क्या होता है, अगर मैं मोल से सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा तो इस A का मैं बोलूंगा m मोल रिएक्ट करेगा इसके n मोल के साथ, और इसका p मोल और इसका q मोल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो मोल कंसेप्ट में क्या हो जाता है, अगर हम मोल कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं, अगर मैं क्वेश्चन को मोल कंसेप्ट से सॉल्व करता हूं तो मुझे बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एग्जैक्ट सारे इक्वेशन याद रखने पड़ेंगे, तभी मैं मोल से सॉल्व कर सकता हूँ। उसके बाद उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा यार, बहुत दिक्कत हो जाएगी, कितना टाइम बढ़ जाएगा। और हम लोग क्या होते हैं, इंसान आलसी है भाई, हम ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिससे हमारी मेहनत कम हो जाए। अब भाई इक्विवेलेंट में ऐसा क्या होता है, इक्विवेलेंट में क्या होता है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक इक्विवेलेंट, इसके एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करके इसका एक इक्विवेलेंट और इसका एक इक्विवेलेंट प्रोड्यूस करेगा। तो इक्विवेलेंट में क्या फायदा है कि बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड दिस इज़ द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंट, इससे हमें बहुत हेल्प होती है। अब देखो क्या है कि अब इक्विवेलेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। पहले वाई समझ में आया, अब हम एक और चीज़ समझते हैं, व्हाट है क्या इक्विवेलेंट, ठीक है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी आप बस इतना समझो, इक्विवेलेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर इसका 4 इसके आगे 3 लगा हुआ है तो इसका 4 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेगा, कुछ भी हो जाए आपको कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंटल देखें, एक्सपेरिमेंटल वे, तो आपको बहुत सारे बुक्स में दिखा होगा ये तरीका। बोला जाता है कि जिस भी सब्सटेंस का मेरे को इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, देखो जैसे एक मोल होता है, किसी भी एक मोल के सब्सटेंस का अगर मैं मास कैलकुलेट करूं तो उसे हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। वैसे ही अगर मैं इक्विवेलेंट वेट की बात करूं, तो जैसे अगर मैं बात करूं 1 इक्विवेलेंट, तो उसका जो मास होगा मैं उसे इक्विवेलेंट मास या बहुत जगह इक्विवेलेंट वेट लिखा रहता है, ठीक है। एक मोल का मास इक्विवेलेंट मास, एक इक्विवेलेंट का वेट इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। क्लियर होगी बात।
अब आपको ये डेफिनेशन बहुत जगह एग्जाम में या बुक्स वगैरह में गिवन रहती है, ठीक है, लेकिन इसका रीज़न आप नहीं समझ पाते। लिखा रहता है कि किसी भी सब्सटेंस को 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दो तो इस सब्सटेंस का जितना भी मास रिएक्ट कर रहा वो इसके एक इक्विवेलेंट का मास है, ठीक है। या लिखा रहता है अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीजन के साथ करा दो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका जितना मास रिएक्ट करेगा वो उसका इक्विवेलेंट मास होगा। या 35.5 और रहता क्लोरीन। लेकिन क्या कभी आप समझ पाए हो कि यार हाइड्रोजन का 1 ही ग्राम क्यों, ऑक्सीजन का 8 ही ग्राम क्यों, क्लोरीन का 35.5 ग्राम ही क्यों, और कोई मास क्यों नहीं, क्यों नहीं, ठीक है। क्यों इसका 1 ही ग्राम, 2 ग्राम क्यों नहीं, 8 ही ग्राम, 16 ग्राम क्यों नहीं, 35.5 ही ग्राम, बताओ 71 ग्राम क्यों नहीं, क्यों नहीं 72, क्यों नहीं 45, यही मास क्यों लेते हैं, ये आज मैं समझाता हूँ। क्योंकि हाइड्रोजन के एक इक्विवेलेंट का मास 1 ग्राम होता है, और मेरे को पता है यहाँ पे ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस था जो मैंने आपको बताया कि एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करके एक और एक इक्विवेलेंट प्रोड्यूस करेगा, कि किसी के साथ भी मैं किसी और का सब्सटेंस रिएक्ट करूं तो दोनों का सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिएक्ट करता है, एक और एक। तो हाइड्रोजन का अगर मैंने एक इक्विवेलेंट लिया है तो मेरे को पता है कि इसका भी एक ही इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, कंफर्म बात है, ठीक है, कंफर्म बात है। तो जो भी मास रिएक्ट कर रहा वो उसका इक्विवेलेंट मास होगा, यानी एक इक्विवेलेंट का मास होगा। अब ऑक्सीजन के एक इक्विवेलेंट का मास 8 ग्राम होता है, तो मेरे को पता चल गया कि इसके साथ जितना मास इसका रिएक्ट करेगा वो इसका एक इक्विवेलेंट का मास होगा। तो इसका एक इक्विवेलेंट का मास आ गया, इक्विवेलेंट मास। जैसे कि एक तराजू होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे सब्जी रख दी और यहाँ पे 1 kg का मैंने वेट रख दिया। तो जैसे ही ये इक्वल हुआ तो मैंने क्या किया, मैंने क्या इसका वेट मेजर किया, नहीं, मैंने रिलेटिव देखा कि इसका 1 kg है और ये इसके बराबर हो गया, यानी ये भी 1 kg होगा। वही इसका एक इक्विवेलेंट मेरे को पता था कितना मास है, उसके साथ मैंने इसको रिएक्ट कराया तो सेम मास रिएक्ट, सेम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, एक इक्विवेलेंट के साथ एक इक्विवेलेंट। तो जितना मास रिएक्ट किया वो इसके एक इक्विवेलेंट का मास होगा। वैसे ही क्लोरीन के एक इक्विवेलेंट का मास 35.5 होता है, तो इसका एक इक्विवेलेंट का मास आ गया। समझ में आई बात, बात समझ में आई, ठीक है। चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यार हाइड्रोजन का भी मेरे को कैसे पता चला, ये इक्विवेलेंट, ऑक्सीजन का कैसे पता चला, क्लोरीन का कैसे पता चला। तो देखते हैं, जैसे कि अगर मेरे को कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मेरे को कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ किसी भी मॉलिक्यूल का होता है उसका मॉलिक्यूलर मास, mm इज योर मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। हम देख सकते हैं ये बहुत आसानी से, आपको इक्विवेलेंट मास O2 का कैलकुलेट करके बताता हूँ। 32 मोलर मास, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है O2 माइनस, तो इसकी वैलेंसी 2 और इसकी एटॉमिसिटी 2 है, दिख रही है, दो एटम एक मॉलिक्यूल में, तो ये कितना हो जाएगा 32/4, दैट इज 8। वैसे ही मैं आपको क्लोरीन का करके बताता हूँ, इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2 दैट इज मोलर मास, तो मोलर मास आपको कितना हो जाता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी इनटू एटॉमिसिटी, दिस इज वैलेंसी, दिस इज एटॉमिसिटी। मोलर मास इसका हो जाएगा आपको 71, वैलेंसी Cl, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है Cl माइनस, जो उसके न्यूट्रल स्टेटस में एक ही बॉन्ड बनाता, और एटॉमिसिटी इसकी 2 एटम दिख रहे हैं एक मॉलिक्यूल में, तो 35.5। उसी तरीके से इक्विवेलेंट मास ऑफ H2 निकालें, तो मोलर मास 2, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है H+1, एटॉमिसिटी 2 दिख रही है यहाँ पे, तो 1। तो दिखा आपको ऑक्सीजन का 8 क्यों आता, Cl2 का 35.5 क्यों आता, हाइड्रोजन का 1 क्यों आता। देखो अभी समझ में आ रहा होगा चीज़, ठीक है। अब हमने समझ लिए इक्विवेलेंट मास ऑफ अ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, ये हमारा पार्ट क्लियर हो गया। अब हम किसी आयन्स का निकालते हैं। तो अगर मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसी भी आयन का निकालूं तो उसका होता है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है, बेसिकली आयन का जो मास होता है, जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है उसे हम फॉर्मूला मास बोलते हैं। कुछ नहीं, क्योंकि वो चार्ज आ गया ना इसीलिए, और कुछ नहीं, ठीक है। फॉर्मूला मास ले लेंगे डिवाइडेड बाय चार्ज का मैग्नीट्यूड, जो भी उस पर चार्ज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस, फॉर एग्जांपल आपको SO4
2 माइनस, ठीक है। सोडियम प्लस का क्या होगा, उसका फॉर्मूला बस, यानी सोडियम का मास 23 अपॉन चार्ज +1 है, 23 ग्राम आ जाएगा। SO4 2 माइनस, SO4 का मोलिकुलर मास यानी फॉर्मूला मास उसका होता है 96 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड 2, तो ये आपको आ जाएगा 48। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ये हो गया आपको। उसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी एलिमेंट क्या होता है, उसका एटॉमिक मास अपॉन उसकी एटॉमिक मास अपॉन उसकी वैलेंसी, ठीक है। चलो, जैसे कि एल्यूमिनियम का निकालूं मैं, तो उसकी एटॉमिक मास 27 डिवाइडेड बाई एल्यूमिनियम 3+ होती तो 9। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब देखो, अब ये अलग अलग फॉर्मूला ना, अब आप बोलोगे सर इसको जनरलाइज कैसे करें। देखो, अब ये आयन एलिमेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का आप अलग से ध्यान रखना क्योंकि वैलेंसी इंटू एटॉमिसिटी आता। बाकी आप किसी के लिए भी आप देख रहे हो, एक तरीके से अगर हम देखें, जिस भी स्पीसीज का हम निकाल रहे हैं क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन सम कांस्टेंट, मास अपॉन सम कांस्टेंट, मास अपॉन सम कांस्टेंट। तो हम जनरलाइज कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट is equal to, for any species is equal to its molecular mass upon n factor। एक्चुअली ये जितनी भी वैल्यूज थी आपको जो यहाँ डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही थी, आयन का एन फैक्टर क्या होता है, उसका चार्ज, एलिमेंट का उसकी वैलेंसी, मॉलिक्यूल का वैलेंसी इंटू एटॉमिसिटी, ठीक है। आपको एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं एसिड ले सकता, एसिड का इक्विवेलेंट, बेस का इक्विवेलेंट, सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास, तो इन सब का बस आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लोगे डिवाइडेड बाय इट्स एन फैक्टर, ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। अब एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया है, एसिड बेस और सॉल्ट का, तो आप वो वीडियो से रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हम देख सकते हैं कि मोल में क्या था कि बैलेंसिंग की जरूरत पड़ रही थी, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा था और आपका इक्विवेलेंट नहीं कर रहा था। अब मोल और इक्विवेलेंट में बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं। जैसे अगर मेरे को मोल का क्या होता है, मोलर मास होता है, वैसे ही इसका क्या होता है, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट मास। अब इसका जैसे आप मोल का हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, वैसे हम इक्विवेलेंट का क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, ये होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी टोटल मास डिवाइडेड बाय एक मोल का मास। वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टोटल मास डिवाइडेड बाय एक इक्विवेलेंट का जो मास है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो देखो अगला देखते हैं, ये रहा। अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम नंबर ऑफ मोल से भी निकाल सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल में अगर मैं एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट देता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ रहे बात को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे आ रहा है ये हम डेराइव कर सकते हैं। क्या था हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये हमारा क्या था, ये हमारा था गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास को क्या पुट किया जा सकता है, इक्विवेलेंट मास को मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास एन फैक्टर डिवाइड है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। गिवन मास अपॉन मोलर मास इज नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो देख पा रहे हैं अभी तक हमने तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिराइव किए। सबसे पहला, इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास में अगर एन फैक्टर डिवाइड करोगे इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। मोल में एन फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ मोल में एन फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला एकदम फील्ड से आ सकता है, गिवन मास बाय मोलर मास इज नंबर ऑफ मोल, तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हुए, पहले इनको लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट मास इज
मोलर मास बाय एन फैक्टर, ठीक है। देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का पहला फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और मोल दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब देखो, अब उसी तरीके से जैसे एक मोलैरिटी हम डिफाइन करते हैं, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वैसे ही अगर हम नंबर ऑफ मोल की जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पुट कर दें सॉल्यूट का, तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, एम की जगह एन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी मेरे को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला दिख रहा है, दैट इज नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज मोल इंटू एन फैक्टर। अब नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो देख सकते हैं नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन, तो यहाँ मैं नॉर्मेलिटी की जगह पुट कर सकता हूँ मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो टोटल ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको इक्विवेलेंट में काम आते हैं। तो हमने अभी तक समझ लिया कि हमारा इक्विवेलेंट क्या होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में डिपेंड नहीं करती, बिना बैलेंस क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कैसे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं वो देखा, मॉलिक्यूल का कैसे निकालते हैं, आयन का कैसे निकालते हैं, एलिमेंट का कैसे निकालते हैं, किसी भी स्पीसीज़ का कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी स्पीसीज़ का, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, ये इतना अगर आपको पता है तो आप इक्विवेलेंट का कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, क्वेश्चन के एग्जांपल्स लेंगे, इनमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, जय हिंद।